प्रिय छात्रों, आप में से कई छात्रों ने कमेंट किया है कि सर रिवीजन करवा दीजिए। तो आपकी बात मानते हुए हम फिजिक्स विषय के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपको बच्चों बस ध्यान से सुनना है। अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट में जवाब भी दे सकते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका बच्चों पहला प्रश्न है, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरण गमन करती है। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरण बच्चों सीधी रेखा में गमन करती है। इसका आंसर आप सभी को आना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में बच्चों प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताइए इसका आंसर। तो इसकी हम आपको ट्रिक्स बताएंगे अभी। तो कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों ऋणात्मक होती है। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, इनकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। तो देखिए आपके 4 क्वेश्चन हैं, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। एक ट्रिक्स याद रख लो। बोलो सर क्या ट्रिक्स है? आपका कोई दोस्त है, आपसे पैसे मांगे, इसे बोलते हैं उधार देना। आपने किसी से पैसे मांगे, इसे बोलते हैं उधार लेना। इतना आप जानते हैं, बस आपका काम बन गया। कैसे? उधार माने ऊ शब्द आ जाए, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, ऊ शब्द आ जाए, उधार, धा से धनात्मक। आप समझ गए? आपके मन में बात एकदम फिट हो गई। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, इनकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उधार पैसे आपको नहीं देने चाहिए। आपके सामने अब प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। हमने आपको क्या ट्रिक्स बताई थी? उधार नहीं देना चाहिए। जब ऊ माने उत्तल शब्द आ जाए तो आपका आंसर हमेशा बच्चों धनात्मक ही निकलता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, कैसा होता है? ऋणात्मक होता है वास्तविक प्रतिबिंब का। जब वास्तविक का ऋणात्मक है तो आभासी का धनात्मक होना चाहिए। तो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का जो आवर्धन है बच्चों धनात्मक होता है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन माने स्मॉल m कौन सा है? तो आपको एक सूत्र याद करना है, m = -v/u। m माने आवर्धन, m = -v/u। गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कौन सा है? ऊपर था गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन कौन सा है, फिर है गोलीय लेंस द्वारा आवर्धन कौन सा है। तो गोलीय लेंस की बात आ जाए तो धन वाला आंसर आपको याद रखना है। तो m = v/u। गोलीय लेंस वाला आंसर आपका धन में रहेगा v/u, और दर्पण का माइनस में रहता है। सामने जो प्रश्न है, यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताना है वो 15वें नंबर का प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, जो दांतों के जो डॉक्टर होते हैं बच्चों, वो मरीजों का इलाज करते हैं। और जिस मशीन से माने जिस कांच से, जिस दर्पण से, जिस लेंस से कहें, आप लेंस जानते हो, वास्तव में वो दर्पण होता है। तो दंत विशेषज्ञ मरीजों का इलाज जिस दर्पण से करते हैं, उस दर्पण का नाम क्या है आपसे पूछा है। तो आपका आंसर आना चाहिए अवतल दर्पण। तो आपने अभी क्या समझा था कि जो दांतों के मरीज होते हैं वो जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर आपके दांतों को अवतल दर्पण के द्वारा देखता है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। अब है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर भी क्या सही है? अवतल दर्पण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब ऐसा एक प्रश्न और आता है आपका, जो सोलर कुकर होते हैं उनमें भी अवतल दर्पण लगा रहता है। ऐसा प्रश्न आता है, ध्यान देना आप। अगला आपका प्रश्न है, टॉर्च, सर्चलाइट एवं वाहनों के अग्रदीपन हेडलाइट, जो वाहन होते हैं उनकी जो हेडलाइट होती हैं उनमें प्रकाश समांतर किरणपुंज प्राप्त कराने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखें। अब जो हेयर सैलून होते हैं, आप कटिंग वाले जो होते हैं, सैलूनर जो होते हैं, तो हेयर कटिंग की जितनी दुकानें होती हैं
जहाँ आप बैठते हो कुर्सी पर, तो सामने जो दर्पण लगा रहता है, शेविंग दर्पण बोलते हैं बच्चों से, तो वह दर्पण भी अवतल दर्पण होता है। तो आपने सीख लिया इतने सारे प्रश्न। दंत विशेषज्ञ हो गया, सोलर कुकर और हेडलाइट और शेविंग दर्पण, इन सभी में अवतल दर्पण का यूज होता है। आपको अच्छे से ये समझ में आ जाना चाहिए। अब प्रश्न है, वाहनों के पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये भी आपको आंसर पहले से ही आता है, ऐसी हम आशा करते हैं। अब है गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? तो यह आपका द्वारक कहलाता है। किसी लेंस की सहायता से एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो वो लेंस कौन सा है? वो है आपका उत्तल लेंस। इसका प्रयोग आपने कई बार किया होगा। गांव में आपने देखा होगा, आप किसी का चश्मा ले लेते हो, उससे आप बीड़ी जलाते हो, कागज़ जलाते हो, वो लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस की क्षमता होती है बच्चों ऋणात्मक, इसको हम जानते ही हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। कैसे पता है? वो ट्रिक्स याद कर लो। उधार उत्तल आ जाए तो उधार, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है? डायोप्टर है। ये भी आपको आंसर पहले से ही आता है। अब क्या है? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और बिंब से बड़ा पाया गया। किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका आंसर आपका डी है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, बन रहा है, तो बिंब को माने वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रहते हैं? तो हम आपको एक ट्रिक्स की तरफ बता चुके हैं बच्चों। इसका आंसर है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब वस्तु के समान साइज का ही बनता है। इस पर सवाल भी आता है और हर बार आता है सवाल। अब है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। अब इसका आंसर आपको नहीं आता है तो सोचो, ऐसे सोचो आप आंसर। आप कहोगे सर इसका आंसर हम कैसे सोचें? तो सोचो, ऐसे सोचो कि जो अवतल दर्पण होता है, आप शेविंग बनवाने जाते हो या कटिंग कराने जाते हो, क्या आप उल्टे दिखते हो? नहीं दिखते हो। सीधे दिखते हो कि नहीं दिखते हो? तो अवतल दर्पण से आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय किस दर्पण का उपयोग करेंगे? किस दर्पण का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर क्या है बच्चों आपका? ये है आपका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण। इससे क्या अक्षर बड़े दिखाई देते हैं? इससे जो है अक्षर आपके बड़े दिखाई देते हैं और प्रतिबिंब सीधा बनता है। सबसे बड़ी बात तो यही है। उत्तल दर्पण में छोटा दिखाई देगा आपका प्रतिबिंब। अगर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के ले लोगे तो अक्षर इतने बड़े दिखाई देंगे कि पूरा शब्द ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कम से कम फोकस दूरी का हम अवतल दर्पण लेते हैं। आप समझिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो आप सभी को पता है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड ग्लास के रूप में उत्तल दर्पण ही लगाते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है? प्रकाश का परावर्तन का नियम ये कहता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो, माने जो इंसिडेंट रे है वो आर के बराबर हो। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? तो किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर होता है। स्नेल का नियम अच्छे से याद कर लो। प्रकाश का अपवर्तन, ये स्नेल का नियम क्या है? सबको पता है, साइन आई बटे साइन आर स्नेल का नियम है। निम्न में किस द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो ये आपका आंसर है बेंजीन। और फिर प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस ठोस द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है? ठोस की बात हो रही है, ठोस की बात हो रही है बच्चों, तो इसमें आंसर आपका हीरा है। इसमें आपका आंसर हीरा है। किस गैसीय द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक है? तो अपन ने यहाँ पर 3 प्रश्न एक जैसे समझे। ठोस की बात करें तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा है। द्रव्य की बात करें अपन तो बेंजीन का, और गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश का अपवर्तन होने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने से, प्रकाश की चाल में
प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने से अपवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट वो बता रहे हैं आपको, यदि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में और माध्यम 2 में, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद कर सकते हैं हम। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट है। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। अवतल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है? जब अवतल दर्पण को अभिसारी के नाम से जानते हैं, जब अवतल दर्पण को अभिसारी के नाम से जानते हैं तो उत्तल दर्पण को अपसारी के नाम से जानेंगे। अवतल लेंस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अवतल लेंस, यहाँ पर ध्यान देना, अवतल लेंस हो और अवतल दर्पण हो, एक दूसरे के विपरीत गुणों वाले होते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं तो अवतल लेंस को अपसारी कहेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपसारी माने होता है प्रकाश की किरणों को फैलाना, वो अपसारी होता है। उत्तल लेंस को किस नाम से ना था? उत्तल लेंस की बात होती है। उत्तल लेंस जो क्या करता है पता है आपको? उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, तो ये अभिसारी का काम करेगा उत्तल लेंस। दर्पण का सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को याद करना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इस पर हमेशा प्रश्न आता है, ये आपको अच्छे से याद करना है। अब दर्पण का जो है प्लस में है, यहाँ इंपॉर्टेंट वाली बात यही है, और लेंस का सूत्र आपका यही है लेकिन माइनस में रहेगा। 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लेंस में माइनस रहता है। लेंस ना से अपन याद कर लो नेगेटिव, लेंस नेगेटिव में आपका आंसर रहेगा। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। इसको कैसे समझोगे आप? समझो ऐसे, अगर आपके पास दो लेंस हों, कोई लेंस मोटा है कोई पतला है, तो पतला जो लेंस है उससे अक्षर जो है आपके बड़े कम दिखाई देंगे। अगर लेंस मोटा है तो अक्षर आप बड़े दिखाई देंगे। जैसे कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है स्कूलों में, उसका जो लेंस होता है बहुत मोटा होता है। आपने कभी देखा हो, ना देखा हो तो आपको दिखवा देंगे। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम और मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक। आवर्धन क्षमता का मतलब है किसी भी वस्तु को आप देख रहे हो उसमें तो वो बड़ी और साफ दिखाई देती है। अब प्रश्न है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। देखो ये किसका आंसर आ गया? इसका आंसर आ गया अपने आप। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी सीधा। इसको कैसे याद रखोगे? अवतल दर्पण की बात हो रही है बच्चों, अब कैसे बताएं आपको? इसकी हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, ट्रिक्स याद करवाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे 50 क्वेश्चन बनते हैं, 50 क्वेश्चन याद करने में लगेंगे आपके 1 दिन, और एक ट्रिक समझने में लगेंगे आपके 10 मिनट। तो उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण है, अवतल लेंस है, अवतल दर्पण है, इनकी जो प्रतिबिंब बनता है वो आपको ट्रिक से बता देंगे। अगर 10 छात्रों ने भी कमेंट किया तो कि सर बताओ, तो हम बता देंगे आपको। अगला आपका प्रश्न है, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका डी है, क्योंकि ऐसे तो ये भूल जाते हैं। अब देखो ये 48वां देखो, हमने आपको ट्रिक्स बताई थी कितने प्रश्न बनते हैं। हमने कहा कि प्रतिबिंब वस्तु जो है बच्चों फोकस पर रखे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, अनंत पे रखें प्रतिबिंब तो फोकस पे बनेगा। देखो कितना सरल है। यहाँ कह रहे हैं प्रश्न में कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर वस्तु रखी है, बात खत्म। फोकस पर रखी तो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है इसका आंसर। इसका भी आंसर देख लो, इसका भी आंसर देख लो, बताया दे रहा है आपको। हमने एक क्या ट्रिक्स बताई आपको? आप इस वीडियो तो लाइक करते नहीं हो। आप वीडियो लाइक करोगे तो हम इतनी बेहतरीन ट्रिक्स आपको दे देते अभी तक कि आंसर बिना सवाल हल किए हुए आपसे निकल आते आंसर। कैसे? तो देखो यहाँ है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। अब प्रश्न में क्या है? फोकस आया, अरे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या आपके सर ने क्या ट्रिक बताई आपको? अनंत पे बनेगा, बात खत्म। अब ऐसी ट्रिक्स होती हैं, देखो ट्रिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है भाई साहब। अब प्रश्न है आपका कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपके सर ने क्या ट्रिक बताई? माने हमने आपको क्या बताया कि वस्तु अनंत पर रखी तो फोकस पे प्रतिबिंब, फोकस पर रखी तो अनंत पे प्रतिबिंब। इतनी बेहतरीन ट्रिक्स किसी ने नहीं बताई होगी आपको।
ठीक है, तो अनंत पे वस्तु रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। आंख बंद करके इसका आंसर आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे क्या बात है। देखो अब हमारी ट्रिक्स काम कर रही है नहीं कर रही है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पे वस्तु रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। इतने सारे क्वेश्चन है, एक भी आपको कठिन लगा? नहीं लगा तो आप वीडियो लाइक करते ही नहीं हैं, चैनल सब्सक्राइब करते नहीं हैं। अब आपका प्रश्न है लेंस के, अब है प्रश्न आपका कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के निर्गत हो जाती हैं। अब अगला प्रश्न क्या है आपका? मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो निर्गत किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। फिर है आपका कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। तो ये तीनों प्रश्न जो हैं इम्पोर्टेंट नहीं हैं। अब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, तो ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि किसी लेंस की क्षमता प्लस एक डायोप्टर है, यदि किसी लेंस की क्षमता प्लस एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी है बच्चों बताओ? उसकी है 100 सेंटीमीटर। अब प्रश्न है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। और फिर आपका प्रश्न है उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। तो ये आपका डी आंसर सही है। किसी पारदर्शी माध्यम में रखे आयताकार कांच की सिल्ली से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? पार्श्व विस्थापन। यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर +2 है तो यह दर्पण किस प्रकार का है? तो आपका आंसर है अवतल दर्पण। यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -2 है तो यह दर्पण कैसा होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, इसका आपका उत्तल दर्पण सही है क्योंकि ये वस्तु को आकार जो है छोटा बनाता है। यदि किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन माइनस में है तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका उत्तल दर्पण आएगा। क्योंकि उत्तल दर्पण जो होते हैं साइड ग्लास होते हैं जो वाहनों के, तो उसमें प्रतिबिंब छोटा दिखता है। क्योंकि अगर प्रतिबिंब छोटा नहीं दिखेगा तो बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो आपके कांच में कैसे दिखेगा? पीछे इतना बड़ा ट्रक आता है आपको दिख जाता है, इस छोटे से दर्पण में दिख जाता है साइड ग्लास में। ठीक है, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो माने माइनस में बनेगा। तो आपका आंसर क्या है? उत्तल दर्पण। देखिए दिन तो आपके कम बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम जो आपको बता रहे हैं वही आप याद रखें। ठीक है, तो क्योंकि देखो टाइम कम है, जो हमें इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं वो हम आपको विस्तार से नहीं बता रहे हैं। ठीक है, और एक प्रश्न आपका यहाँ पर दिख रहा है कि समान फोकस दूरी की अवतल लेंस हैं उत्तल लेंस हैं, दोनों को संपर्क में रखा जाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस समान फोकस दूरी के, तो यह व्यवहार करेंगे एक पारदर्शी कांच की तरह, कांच की सिल्ली की तरह यह व्यवहार करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में आया है, माने जो प्रश्न आए परीक्षा में वो हम आपको समझा रहे हैं। अब है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या? अब एक बात समझो, निर्गत किरण किस में होती है? अब आपके मन में विचार चल रहा होगा कि ये परावर्तन की बात हो रही है या अपवर्तन की बात हो रही है। तो परावर्तन में निर्गत किरण कहाँ होती है? किरण आती है परावर्तन में और समतल दर्पण से टकरा जाती है और वापस उसी माध्यम में लौट आती है। लेकिन जो कांच का गुटका जो होता है उससे आप प्रयोग करते हैं तो वहाँ से किरण निकल जाती है आपकी।
ठीक है। तो निर्गत आपका कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है, निर्गत कोण आपका यहाँ पर बनता है। जिस लेंस का मध्य तल उभरा हुआ होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये आपको शायद इसका पता ही होगा, आपके सर ने बताया होगा। जिस लेंस का मध्य तल धंसा अंदर की ओर हो वह कहलाता है अवतल लेंस कहलाता है। इसका आंसर भी आपको पहले से ही आता है। नेत्र लेंस किस प्रकार के होते हैं? नेत्र का लेंस। अब एक बात करोगे, अब आपको ये लगेगा कि आंखों का चश्मा होता है तो उसमें दोनों दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। तो उनका जो चश्मा होता है उसमें अवतल लेंस भी होता है, उत्तल लेंस भी होता है। फटाक से आप आंसर क्या कर देते हो? सी आंसर लगा देते हो, जो कि गलत है। यहाँ कह रहा है नेत्र लेंस, माने आपके आँख की बात कह रहा है प्रश्न कि आपकी जो आँख है, आपकी जो नेत्र हैं, आपके जो नयन हैं, उनमें लेंस कौन सा लगा हुआ है? तो उनमें लेंस लगा हुआ उत्तल लेंस। तो प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है, समझना है, मनन करना है, तो आप आंसर सही लगा सकते हैं। तो आपको वो ट्रिक्स चाहिए तो आप कमेंट करें, हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।